गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। दैट मीन्स पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, पॉवर्टी या निर्धनता या गरीबी को कैसे देखा जाए? सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल दैट मीन्स सामाजिक, साइंटिस्ट दैट मीन्स वैज्ञानिक। तो पॉवर्टी को यदि वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो कैसे देखा जाएगा? ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरेशन रेसिस्टेंस ड्यू टू malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, ठीक है, सैनिटेशन एक्सेट्रा। अब इनका मतलब क्या है? यदि हम पॉवर्टी की व्यू से देखें और सोशल साइंटिस्ट की व्यू से देखा जाए तो कौन कौन से पॉइंट इसमें कवर होते हैं? एक तो निर्धनता में बिना पढ़े लिखे होना, ये सबसे ज़्यादा पॉवर्टी को बढ़ाती है। तो उसके बाद कुपोषित एक कारण है, प्रॉपर खाने में ना बनना मिलना, ठीक है। और सेकंड है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। दैट मीन्स मैं अभी आपको जो बताया उसका हिंदी वर्जन बता रही हूँ मेरे को, ठीक है। हेल्थ इशू होना, उसके बाद प्रॉपर हमें क्या नहीं मिलना, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी के लिए पीने लायक पानी का ना मिलना, ठीक है। ये सब क्या है? यदि सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे इसके एक मेन कारण हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल एक्सक्लूजन्स, दैट मीन्स सामाजिक अपवर्जन। अभी क्या है सोशल एक्सक्लूजन्स? ठीक है, दैट मीन्स सामाजिक अपवर्जन। अब ये बहुत अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर, ठीक है। ये जो है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, यदि सोशल एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है? मस्ट बी सीन इन टर्म, एक ये टर्म है जो क्या है, ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर, जो कि गरीबी है और किसके कौन रहता है इनके पास, या कैसे एरिया में रहते हैं, इनके आसपास गरीब लोग ही रहते हैं, ठीक है। एक ये पॉवर्टी का बहुत बड़ा कारण है। होता क्या है इसको आप पूरे को समझ लीजिए। होता क्या है कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? अब जो एक कॉलोनी होती है, ठीक है, वहाँ पे कौन रह रहे हैं? वहाँ सिर्फ गरीब लोग ही रह रहे हैं, ठीक है। एक गरीब व्यक्ति तो रह रहा है, उसके चारों तरफ भी कौन रह रहे हैं? गरीब ही रह रहे हैं। तो वो कैसा माहौल बन रहा है? एक गरीबी वाला बन रहा है। उस माहौल में जाके एक कोई जिसकी बहुत अच्छी कंडीशन, वो इंसान वहाँ जाके नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ही अलग हो जाएगा। यदि एक अच्छी जगह पे जाके एक गरीब इंसान रह रहा है, रहने की कोशिश कर सकता है, वो वहाँ की चीज़ों को पहली बात तो अफर्ट ही नहीं कर सकता। वो मेहनत करेगा, सारी चीज़ें करेगा, यदि अफर्ट लगाएगा तो क्या करेगा? वो पॉवर्टी लाइन में नहीं रहेगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। तो सोशल एक्सक्लूजन एक यही है कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारे चारों तरफ ऐसा ही एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। यदि हम गरीब हैं और हमारे चारों तरफ क्या है, गरीब ही लोग रह रहे हैं, उससे क्या होता है कि हमें जितनी भी फैसिलिटी मिल रही हैं, अच्छी सारी चीज़ें मिल रही हैं, हम उनसे क्या रह जाते हैं? उनसे वंचित रह जाते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते, सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल के लिए देखें, हाँ, यदि हम इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करें तो हम क्या कहें? दे आर बेटर्स, दैट मीन्स हम जो हमसे अच्छे लोग हैं, हम उनके साथ नहीं रह पा रहे और उनकी तरह हमें फैसिलिटी भी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। हैविंग अ वेरी लो इनकम, और ये लोग जहाँ पर रहते हैं इनकी इनकम भी क्या रहती है? वेरी लो, बहुत कम रहती है, जिसमें इनका गुजारा नहीं हो पाता। तभी ये किस में आते हैं? पॉवर्टी लाइन में आते हैं। व्यू इनएरेबिलिटी, दैट मीन्स असुरक्षा। अब देखिए होता क्या है, ये व्यू इनएरेबिलिटी रहता है, एक वर्ड है, एक टर्म से, जिसको हम क्या बोलते हैं? असुरक्षा। अब जो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं, आप सीधे समझिए, मैं सीधे डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, इसको रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये गरीब हैं या ये निर्धन है, अब उनके साथ उनकी व्यू इनएरेबिलिटी कैसे होती है? असुरक्षा कैसे होती है? जनरली इनका जो लेवल होता है वो वैसे ही बहुत लो होता है। दैट मीन्स इनके पास खाने के लिए कमी होती है, रहने के लिए घर नहीं रहता, ठीक है, पहनने के लिए इनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते, ठीक है। जब तक एक कपड़े फट नहीं जाए तब तक इनके दूसरे कपड़े नहीं आते, ये सारी चीज़ें इनमें रहती हैं। अब बाई चांस अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फ्लड आ गई, ठीक है, सुनामी आ गई,
इस कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल लोग रहते हैं उन पे तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है। कैसे? उनकी जॉब चली जाती है, ठीक है, उनको रहने के लिए छत नहीं होता, बाई चांस अर्थक्वेक आ गया, उनका घर गिर गया, उनके लिए छत नहीं रहता। तो नॉर्मल मैन पे या जो एक मिडिल क्लास इंसान हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, उस पर तो प्रॉब्लम आ ही रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किसको कर रही है? ये उनको कर रही है जो पॉवर्टी लाइन में है जो लोग, ठीक है। तो इनकी क्या हो रही है? इनकी असुरक्षा बढ़ती ही जा रही है। क्या क्या कमी हो जाती है, चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरी की कमी आ जाती है, ठीक है। दूसरे लोगों के कंपैरिजन में क्या होता है, ये इनकी जो बोलना चाहिए वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा बहुत ज़्यादा मायने में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा पॉवर्टी लाइन, जिसको हम बोलते हैं निर्धनता रेखा। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये आपको बताते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि पॉवर्टी, गरीबी हम क्या बोलते हैं, हम कैसे कब बोलते हैं कि इंसान गरीब हो गया? जब उसकी बेसिक जो नीड्स होती हैं, फूड, क्लॉथ एंड रूफ, ठीक है, जब उसके सर पे छत नहीं होती, खाने को अनाज नहीं होता और पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, तो जब वो अपनी बेसिक नीड्स को, जो सबसे बेसिक होती हैं, सिर्फ मिनिमम लेवल जो होती हैं, ठीक है, उसको क्या फुलफ़िल नहीं कर पाता, जब अपने वो मिनिमम लेवल से भी नीचे आ जाता है, ठीक है, जो बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तब वो किस में आ जाता है? पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से बताया गया है कि इंडिया में यदि हम पॉवर्टी लाइन का वो करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, तो करते समय जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ जीने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? खाने की चीज़ें, ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट होती है हमारी, क्लॉथिंग होती हैं, फुटवेयर होते हैं, फ्यूल होते हैं, लाइट होते हैं, एजुकेशन होती हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट होते हैं, एटसेट्रा। ये बेसिक नीड्स हैं जो एक हर इंसान को चाहिए रहती हैं, ठीक है। इन्हीं के बेस पे क्या किया जाता है? उसको पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अभी इसी को यदि हम देखते हुए आगे देखें तो जो खाने की चीज़ें होती हैं, जिसमें अनाज, दाल, सब्जी, दूध, तेल, शुगर, इन सब को मिला के क्या किया जाता है? एक टुगेदर प्रोवाइड दिस नीड कैलोरी। एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, इसके बेस पे भी उसको क्या किया गया है? पॉवर्टी लाइन में बताया गया, ठीक है। यदि हम एज, सेक्स और इसके हिसाब से देखें, उसके हिसाब से क्या बोलते हैं? कैलोरी को एक तो अलग अलग इंसान के लिए कैटेगराइज किया गया है। यदि हम रूरल एरिया की बात करें, यदि हम विलेजेस की बात करें, तो विलेजेस में पर व्यक्ति के लिए, पर पर्सन के लिए एक दिन में 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है। यदि हम शहरों की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे कितना चाहिए रहता है? पर पर्सन को डेली 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है। इसके अब ऐसा क्यों किया गया है? जो गांव में रह रहा है उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत क्यों है, और जो शहर में रह रहा है उसको कम कैलोरी की ज़रूरत क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो गांव में लोग रहते हैं, जो विलेजेस में लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि काम करना और गाय भैंसों को चराना, दैट मीन्स बहुत सारे वहाँ पे फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। और शहर में रहने वाले तो उनके कंपेयर में थोड़ी कम ज़रूरत होती है। एक तो अब देखिए कैलोरी के बेस पे इसको क्लासीफाई कर दिया है। उसके बाद यदि हम एक कैलकुलेशन की और बात करें तो 2011 और 12 में, ठीक है, पर पर्सन बताया गया है, एक इसका सर्वे किया गया तो उसके हिसाब से बताया गया है कि जो विलेज में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे हम बोलेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन में है कि नहीं। एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई है, ठीक है, एक कैलकुलेशन की गई है 2011 और 12 में, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया गया पर्सन वॉज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ, ठीक है। यदि कहाँ के लिए? फॉर रूरल एरिया के लिए। रूरल एरिया में यदि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति 816 रुपये पर मंथ पे यदि इससे नीचे खर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है? उसके लिए पॉवर्टी लाइन। और यदि अर्बन एरिया की बात करें तो उस व्यक्ति को 1000 रुपये पर महीने अपने खर्चे के लिए इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। इससे नीचे मतलब एक व्यक्ति का, जो एक सिंगल पर्सन का खर्चा है एक महीने का 1000 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे कम में उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल ही नहीं होंगे। उसके बाद फिर हम देखें कि 5 मेंबर के लिए यही चीज़ 4080 है, ठीक है। और ऐसे अलग अलग उसके हिसाब से
सर्वे किए गए हैं बहुत सारे और बताया गया है कि हम किस तरीके से पॉवर्टी लाइन में आते हैं और किस में नहीं आते हैं। अब एक देख लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं NSSO, कि जितने भी सर्वे किए जाते हैं यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन करता है। ओके, ठीक है। ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं लेट डिस्कस, जो कि हम ग्रुप में डिस्कस करने लायक है, जो कि हम बाद में कर सकते हैं, या ये आपको करना चाहिए। जब मैं पूरा चैप्टर फिनिश कर रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये आप लोग बैठ के कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी दैट मीन्स निर्धनता एस्टिमेशन। अब हम कैसे एस्टिमेशन लगाएंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे निर्धनता का, वो अब नेक्स्ट पेज में देखिए, आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें लिखा गया है ऊपर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया की क्या है ये पॉवर्टी दैट मीन्स गरीबी के एक एस्टिमेशन बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग ये कब का है, इसको एक तेंदुलकर मैथोडोलॉजी कहते हैं। अब इसका अनुसार देखिए, इसके अकॉर्डिंग एक साइड आपको ईयर दिया है, यहाँ पे ईयर दिया है, यहाँ पे रूरल दिया है दैट मीन्स विलेज गांव वाला, अर्बन दिया है शहरी, यहाँ पे टोटल दिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर इन मिलियन में दिए हैं, ये रूरल का दिया है, ये अर्बन का दिया है और ये कंबाइन करके दिया है। अब देखिए, ईयर की बात करें तो 1993 से लेकर 1994 में, ठीक है, पॉवर्टी रेशो गाँव का कितना था 507 था, अर्बन की बात करें तो कितना था 32 था। यदि इसका टोटल निकालें तो कितना हो गया 45% हो गया। ठीक है, यदि 2004 और 5 की बात करें तो रूरल का कितना था 42 था और अर्बन 26 एंड टोटल 37। अब ये कैसे निकाला है, मैं आपको परसेंटेज निकालना बता। अब आप मुझे बोलोगे मैडम रूरल में तो ज़्यादा है, अर्बन में कम है, टोटल 45 कैसे निकल गया, तो मैं उसको आपको परसेंटेज निकालना बता दूँ। बस ये आपको टेबल इसलिए बताया गया जिससे आप समझ जाओ कि हम पॉवर्टी रेशो कैसे निकालते हैं, पॉवर्टी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब आप इस टेबल की बात कर लो, स्कोर देख लो, फिर मैं आपको परसेंटेज निकालना दिखाती हूँ। इसमें नंबर ऑफ़ पुअर मिलियन में दिए हैं। ठीक है, यदि 1993 से लेकर 1994 की बात करें तो रूरल में कितने मिलियन लोग हैं 329 मिलियन है। ठीक है, और अर्बन की बात करें तो 75, और टोटल मिला के कितना होगा 404 मिलियन लोग हैं जो कि क्या है पुअर हैं, जो गरीब हैं। ठीक है, अब मैं आपको रेशो निकालना बता देती हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं, NP दैट मीन्स नंबर ऑफ़ पुअर, जितने भी गरीब लोग हैं नंबर ऑफ़ पुअर्स यहाँ पे आ जाएंगे, देन N इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम रख के क्या कर लेंगे, इसका पॉवर्टी रेशो निकाल लेते हैं। व्यू इनरेबल ग्रुप्स दैट मीन्स असुरक्षित समूह। अब आप देख लीजिए नीचे पूरा चार्ट, मैं आपको थ्योरी पढ़ के नहीं बता रही, आप चार्ट देख लीजिए, जो चार्ट में है वही थ्योरी में है। ठीक है, अब इसमें क्या आपको एक चार्ट दिख रही है, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100 पर्सन फॉर द कैटेगरी, ये दिख रहा है आपको। एंड नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे दिख रहा है सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, इसके इकोनॉमिक कैटेगरी बताएगी, सारी कैटेगरी के लोग हैं इसमें। सबसे पहले है शेड्यूल्ड ट्राइबल्स दैट मीन्स अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जो कितना है 43% है। ठीक है, 2011 और 12 का बताया गया है। ठीक है, निर्धनता ही बताई गई है। उसके बाद यदि हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें तो कितना है 29। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, एक एवरेज की बात करें तो वो 22 है। उसके बाद कैजुअल लेबर फॉर्म रूरल की बात करें कि कैजुअल या अनियत कृषि जो श्रमिक होता है, ठीक है, लेबर फार्म होता है, जो एक मजदूर होता है, उसकी बात करें रूरल दैट मीन्स विलेज एरिया में वो 34 है। और नेक्स्ट क्या है, कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन में, यदि शहर की बात करें जो कि नॉन फार्म है, ठीक है, श्रमिक नहीं है, तो उनका कितना है 32 है। ये सब परसेंटेज में है। तो यही आपका इसमें दिया गया है कि यदि इन व्यू इनरेबल ग्रुप या असुरक्षित ग्रुप की बात करें, समूह की बात करें, तो उनका परसेंटेज हमारे इंडिया में इतना है। नेक्स्ट है हमारे स्टोरी ऑफ शिवरमन। शिवरमन की एक स्टोरी है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है स्टोरी ऑफ शिवरमन। ठीक है, आप देख रहे हो कि वहाँ पर बहुत सारे आपको एक छोटा सा घर दिख रहा है, कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, अब हम एक बार स्टोरी पढ़ लेते हैं पहले। अब शिवरमन की स्टोरी क्या है,
शिव रमन लिव इन स्मॉल विलेज नियर कुरुक टाउन इन तमिलनाडु। ठीक है, अब शिव रमन कहाँ पे रहता था? कि स्मॉल विलेज में तमिलनाडु में करूर एक कस्बा था, उसके पास में एक छोटा सा गांव था, विलेज था, वहाँ पे ही रहता था। ठीक है, अब करूर जो था वो क्या था, किस लिए फेमस था? हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स के लिए। हैंडलूम दैट मीन्स हाथ से बनाने वाला सामान, और बिजली घर का से जो कपड़े बनाते हैं उसके लिए क्या था? फेमस था। नेक्स्ट है हमारा देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। इस जो विलेज था, गांव था, इसमें क्या रहते थे? 100 परिवार रहते थे। ठीक है, 100 फैमिलीज रहते थे। शिव रमन एंड आर्यू थाथियार, ये क्या है? एक कॉबलर है, एक जाति है, किसकी? मोची की। ठीक है, एक कास्ट है ये। क्या था? वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबर, ₹160 पर डे। क्या था? एक शिव रमन, एक यदि कास्ट की बात की जाए तो आर्यू थाथिर था, जो कि मोची कास्ट का था, एक कास्ट का नाम है, वो उसकी कास्ट थी। और ये क्या करता था? ₹160 पर डे के हिसाब से खेत में मजदूरी करता था, लेबरिंग करता था, और ₹160 क्या करता था? कमाता था। लेकिन उसे यह काम जो ईयर था, ईयर में सिर्फ कितने दिन करना होता था? 5 या 6 मंथ के लिए मिलता था। इसका ये परमानेंट वर्क नहीं था। बाकी टाइम में वो क्या करता था? गांव में और दूसरे छोटा मोटा वर्क होता था वो कर लेता था। उसकी वाइफ थी शशिकला, भी क्या करती थी? उसके साथ वर्क करती थी। लेकिन एक दिन उसने कभी भी, एक दिन क्या हुआ, उसको कभी भी काम नहीं मिला, या कभी मिल भी जाता था तो उसको वही काम मिलता था कि जो कि शिव रमन करता था, उसी के साथ वो कर लेती थी। उसको पर डे का ₹100 मिलता था। उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स थे। जो शिव रमन थी उसकी एज 65, हाँ सॉरी, जो शिव रमन थी, शिव रमन की मदर थी, जिनकी एज कितनी थी? 65 ईयर। अब उनकी जो मदर थी वो क्या थी? विडो थी। ठीक है, वो विधवा थी। दैट मीन्स जो शिव रमन थे उनके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक है, 65 ईयर ओल्ड विडो मदर, उनकी मदर कैसी थी? विधवा थी, और 65 ईयर की थी, जो कि क्या थी? बहुत ज़्यादा सिक, बीमार रहती थी। ठीक है, और पर डे के कामों में क्या करती थी? हेल्प कर लेती थी इन लोगों की। उसकी 25 वर्ष की क्या थी? एक अनमैरिड सिस्टर थी। और उसके खुद के कितने चिल्ड्रंस थे? कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, जिनकी एज 1 to 16 ईयर के बीच थी उन बच्चों की। ठीक है, उनमें से 3 गर्ल थी और एक छोटा सा बॉय था, बेटा था। कोई भी जो गर्ल थी, लड़की थी, वो स्कूल नहीं जाती थी, वो पढ़ाई नहीं करती थी। ठीक है, क्योंकि जो गर्ल्स थी, गर्ल्स के लिए स्कूल जाने के लिए बुक्स और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो उनको नहीं मिल पाती थी। ठीक है, गर्ल्स के लिए क्या एफर्ट नहीं कर सकते थे? एक लग्जरी लाइफ, या उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी एफर्ट नहीं करवा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या, और फिर एक दिन उनकी क्या करनी थी? उनकी मैरिज भी करनी थी, शादी भी करनी थी, इसलिए उन्होंने उनके एजुकेशन पे खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए वो, क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी वो उस पर खर्च कर सकें। और उनके घर में जो उनकी मदर थी, वो उनका जीना ही नहीं चाहती थी, उनको लाइफ में आगे जीने की कोई चाह ही नहीं थी। और वो क्या कर रही थी? ये सोच रही थी बस मेरी डेथ हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। उसकी बहन और सबसे बड़ी जो बेटी थी, वो क्या करती थी? बहन दैट मीन्स उनकी सिस्टर, और सबसे बड़ी बेटी शिव रमन की, घर का सारा काम करती थी। शिव रमन अपने बेटे को बड़ा होने पे उसने क्या किया? स्कूल भेजना शुरू किया। उसकी जो अनमैरिड बहन थी वो क्या करने लगी? वो अनमैरिड बहन और जो शिव रमन की वाइफ थी, वो साथ में उन लोगों की लड़ाई होने लगी, वो दोनों साथ में नहीं रह पा रही थी। फिर क्या हुआ? शशिकला कौन थी? शिव रमन की वाइफ। उसको एक क्या समझती थी? उसको एक बोझ समझती। अब शिव रमन क्या था? शिव रमन के पास मनी की कमी थी, जिसके कारण वो उसके लिए उसके कैपेबल हस्बैंड नहीं ढूंढ पा रहा था। ठीक है, अब उनको क्या होता था? शिव रमन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। मनी की कमी कारण क्या कर रहा था? वो सुटेबल ग्रूम या उसके लिए वर नहीं ढूंढ पा रहा था। फैमिली हैज़ डिफिकल्टी एज अरेंजिंग टू मील्स ऑफ द डे। उनके पास 2 वक्त की रोटी कमाना भी उनके लिए क्या हो रहा था? मुश्किल होता जा रहा था। शिव रमन मैनेज टू बाय मिल्क वन इन अ विल बाय
बट ओनली फॉर हिज सन। वो क्या करता था शिवरमन, सिर्फ अपने छोटे बेटे के लिए क्या करता था, कभी कभी जो मिल्क या दूध है वो खरीद लिया करता था। इस तरह की शिवरमन की फैमिली की कंडीशन थी। अब आप देखिए, आपको ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक छोटी सी फैमिली है, ठीक है। साइड में ये शिवरमन खड़े हुए हैं, उनके 4 बच्चे हैं, वाइफ है, यहाँ पे विडो उनकी मॉम है, ठीक है, और ये सिस्टर हैं। तो ये एक छोटी सी फैमिली है जो कि किस में आती है, पॉवर्टी लाइन में आती है। एक बार पूरा रीड कर लीजिएगा, आगे का भी रीड करके रखिए, बाकी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।